दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की और उसमें खामोशी से चल रहे पीढ़ीगत परिवर्तन की, यानी कमान युवा नेताओं को सौंपे जाने की। लंबी खींचतान के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डी.के. शिव कुमार की ताजपोशी दरअसल कांग्रेस में पीढ़ीगत परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। 77 साल के सिद्धारमैया की जगह लेने वाले शिव कुमार 64 साल के हैं। पिछले दिनों 46 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 80 साल पार के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तुलना करते हुए मीडिया में बीजेपी में पीढ़ीगत परिवर्तन की बहुत चर्चा हुई। लेकिन सच यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक परिस्थिति जन्य सीमाओं के दायरे में पीढ़ीगत परिवर्तन की राह पर चल रही है। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से मात्र एक राज्य केरलम में ही जीत आई, जहां उसने 69 साल के रमेश चन्नीतला और 64 साल के केसी वेणुगोपालन को नजरअंदाज कर 61 साल के वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। बेशक सतीशन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा सबसे बड़े सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल होना भी बड़ा कारण रहा, लेकिन कांग्रेस अक्सर ऐसी राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए नहीं जानी जाती। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से भी कांग्रेस के अतीतजीवी होने का ही संकेत गया, क्योंकि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उस समय 62 साल के ही थे। लेकिन उसके मूल में कांग्रेस की दूरगामी राजनीतिक रणनीति भी रही। उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व के मद्देनजर अपने संकट मोचक दक्षिण भारत पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से भी सही फैसला है। दरअसल आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में जब कांग्रेस का उत्तर भारत से ऐसा सफाया हो गया था कि इंदिरा गांधी और उनके लाडले पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए, तब भी दक्षिण भारत ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। तब आंध्र प्रदेश से उपचुनाव जीतकर ही इंदिरा गांधी लोकसभा में पहुंच पाई थी। यह भी सच है कि तमाम कोशिशों के बावजूद दक्षिण भारत का मन बीजेपी नहीं जीत पा रही। दक्षिण भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में जैसे तैसे सत्ता मिली भी तो पिछले चुनाव में दागी देवगौड़ा परिवार से हाथ मिलाने के बावजूद नीचे से खिसक गई। तेलंगाना में पूरा माहौल बनाने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को नहीं रोक पाई, तो केरलम और तमिलनाडु में भी बीजेपी को बढ़ते मत प्रतिशत पर ही संतोष करना पड़ रहा है। हाँ, आंध्र प्रदेश में अवश्य बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। बेशक लोकसभा की 543 सीटों में दक्षिण भारत से मात्र 131 सीटें ही होने से सत्ता राजनीति की सीमाएं स्वतः स्पष्ट हैं, लेकिन उनमें अपना वर्चस्व बनाना कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसलिए नेहरू परिवार के बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते समय उम्रदराज मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाने का कांग्रेस का फैसला गलत हरगिज नहीं था। बेशक हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस 1% से भी कम मतों के अंतर से बीजेपी से सत्ता छीनने में सफल रही, लेकिन उसके द्वारा शासित 4 राज्यों में से 3 दक्षिण भारतीय होना बहुत कुछ कह देता है। आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनने के बाद से वहां एक क्षेत्रीय दल, जिसका बाद में टीआरएस से बीआरएस राष्ट्रीय नामकरण भी कर दिया गया, के छत्रप के चंद्रशेखर राव ही सत्ता पर काबिज थे। केरल में भी हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा को वाम दलों के एलडीएफ ने पिछले चुनाव में तोड़ ही दिया था।
इसलिए 131 लोकसभा सीटों वाले दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी को चुनावी चुनौती देने की कांग्रेसी रणनीति राजनीतिक दूरदर्शिता भी है। पहली ही परीक्षा में पास होकर तमिलनाडु की सत्ता संभालने वाले अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के से गठबंधन में कांग्रेस अपेक्षाकृत ज्यादा लोकसभा सीटों की उम्मीद कर सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की पार्टी से दोस्ती की कोशिश कर रही है। जगन की बहन शर्मिला वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। बेशक बहन ने भाई से राजनीतिक तकरार के बाद ही कांग्रेस का दामन थामा था, पर राजनीति में समय और सुविधा अनुसार रिश्ते बदलते रहते हैं। वैसे आपको याद होगा कि जगन मोहन रेड्डी मूलतः कांग्रेसी है। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद बेटे जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कांग्रेस आलाकमान के इनकार के चलते रास्ते अलग अलग हुए। विचारधारा की दृष्टि से बीजेपी दक्षिणपंथी मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक रणनीति ने फिलहाल कांग्रेस को दक्षिणायन बना दिया है। बेशक इस रणनीति के साथ ही कांग्रेस पीढ़ीगत परिवर्तन को भी अंजाम दे रही है। 2014 में केंद्र की सत्ता गंवाने के बाद से लगातार चुनावी पराभव झेल रही कांग्रेस में स्वाभाविक ही आला कमान का बीजेपी जैसा दबदबा नहीं रह गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता संघर्ष के समय आला कमान मूक दर्शक नजर आया, जो सत्ता से बेदखली का कारण भी बना। सामाजिक समीकरणों के मद्देनजर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सिद्धारमैया ओबीसी समुदाय से हैं, जिसे नाराज करने का जोखिम कोई राजनीतिक दल नहीं उठाना चाहता। दरअसल राजनीतिक रूप से कर्नाटक में 3 ताकतवर समुदाय हैं: लिंगायत, वोक्कालिंगा और कुरुबा। लिंगायत मुख्यतः बीजेपी समर्थक है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा सबसे बड़े वोक्कालिंगा नेता रहे हैं। देवेगौड़ा का जनता दल छोड़कर कांग्रेस में आए सिद्धारमैया तीसरे बड़े समुदाय कुरुबा के नेता हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत में सत्ता विरोधी भावना के अलावा सामाजिक समीकरण भी बड़ा कारक रहा। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के चलते लिंगायत बीजेपी से नाराज थे, तो कांग्रेसी डी.के. शिव कुमार वोक्कालिंगा समुदाय के नए तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे हैं। सिद्धारमैया के चलते कुरुबा समुदाय भी कांग्रेस के साथ था। जाहिर है सिद्धारमैया को हटाकर शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी कांग्रेस को ओबीसी विरोधी के तौर पर पेश करना चाहेगी। शायद इसी जोखिम के चलते कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन में इतना विलंब भी हुआ। बेशक राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार के चलते सिद्धारमैया के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगाई जाती रहेंगी। लेकिन 2028 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को जैसा तेज तर्रार और साधन संपन्न नेतृत्व चाहिए, उस कसौटी पर डी.के. शिव कुमार खरा उतरते हैं। वे कई घटनाक्रमों में कांग्रेस के लिए बड़े संकट मोचक भी साबित होते रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस शासित 4 राज्यों में पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया है। कर्नाटक में 64 साल के शिव कुमार हैं, तो हिमाचल में 62 साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में 56 साल के रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, तो केरलम में 61 साल के वी.डी. सतीशन। संगठन में भी युवा चेहरे नजर आने लगे हैं। आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष शर्मिला 46 साल की हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी 52 साल के हैं। अगले साल चुनाव वाले पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन कभी भी संभव है, तो राजस्थान में सचिन पायलट समेत अन्य राज्यों के युवा नेताओं का इंतजार भी जल्द समाप्त होने की उम्मीदें
बढ़ी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।